मित्रों, नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष चर्चा करने जा रहे हैं हमारी जन्म कुंडली में प्रभाव डालने वाले मुख्य रूप से 9 ग्रहों में जो 2 ग्रह हैं, ये बड़े ख़ास ग्रह माने जाते हैं। इन्हें राहु और केतु के नाम से परिभाषित किया जाता है। इन दोनों ग्रहों की विवेचना आज हम एक साथ ही करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में जन्म कुंडली में इनका अस्तित्व कुछ इस प्रकार से होता है कि जहाँ राहु होते हैं उससे ठीक 7वें घर में केतु विराजमान होते हैं। और ये हमेशा ही और ग्रह जैसे चलते हैं अपनी सामान्य गति से, ये विपरीत गति से चलते हैं, अर्थात उल्टे या वक्री इनको कहना चाहिए। इनकी गति हमेशा वक्र गति होती है। ये हमेशा ही जन्म कुंडली में वक्री होते हैं। नवमंडल में इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। राहु को सर या हेड और केतु को धड़ या टेल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये दोनों ही ग्रह मित्रों छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, किंतु इनका प्रभाव मूर्त रूप से अन्य ग्रहों की बनस्पत कभी कभी बहुत अधिक होता है। ये ही ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में यदि सूर्य जैसे सबसे अधिक दीप्त ग्रह हैं और बड़े प्रभावी और जिनसे सारा जगत प्रकाशित होता है, ऐसे ग्रह को भी ढक लेने पर उसके गुण धर्म में बिल्कुल कमी ला देते हैं। उस स्थिति में सूर्य ग्रहण नाम की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, कहने को छाया ग्रह हैं, लेकिन जन्म कुंडली में इनका अस्तित्व और इनकी स्थिति, इनका फल अन्य ग्रहों की अपेक्षा कभी कभी ज़्यादा होता है। यदि ये अपनी उच्च की राशि में या मित्रों की राशि में या शुभ ग्रहों में, शुभ भावों में ये बैठ जाते हैं, या अच्छे ग्रहों के साथ जो इनके मित्र ग्रह हैं उनके साथ युति बनाते हैं, तो ये अच्छे फल देते हैं। और यदि ये खराब स्थिति में जन्म कुंडली में विद्यमान होते हैं बलाबल से, स्थिति से, तो ये बड़े ख़राब परिणाम उत्पन्न करते हैं। जन्म कुंडली में राहु केतु को लाल किताब के हिसाब से जिस तरह से परिभाषित किया गया है वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लाल किताब कहती है कि यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति पहले घर से लेके 6ठे घर तक है और 7वें घर से लेके 12वें घर तक केतु बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में जन्म कुंडली को वो खराब मानते हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति से जन्म कुंडली में जो हमारी जन्म कुंडली के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं शनि, उन्हें खराब माना जाता है। यदि राहु केतु इस स्थिति में बैठे हैं तो शनि खराब हो जाते हैं, और शनि खराब तो जन्म कुंडली का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े उनके जो भाव हैं, उनके जितने भी घरों पर वो प्रभाव डालते हैं एक साथ। क्योंकि शनि अकेले एक जगह पे बैठ के 3 घरों पर दृष्टि डालते हैं, और अपने घर से पहले और जहाँ वो विराजमान हैं वो, और उससे अगले घर पे, इन तीनों घरों पे वो 7.5 लगाते हैं, और 2 घरों पर वो ढैया लगाते हैं। इस प्रकार से लगभग आप समझ लीजिए कि 7-8 घरों को अकेला शनि प्रभावित करता है। कुल घर जो है जन्म कुंडली के जो भाव हैं कुल 12 होते हैं। तो अगर राहु केतु के कारण शनि खराब होते हैं तो हमारी जन्म कुंडली का या जातक के भाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रभावित होता है। मित्रों, अगर राहु सूर्य के साथ बैठे, चंद्र के साथ बैठे तो इसे ग्रहण दोष कहते हैं। गुरु के साथ बैठे तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। इस प्रकार से
भिन्न भिन्न ग्रहों के साथ बनकर भिन्न और भावों के साथ अंदर बैठकर ये भिन्न भिन्न फलों को उत्पन्न करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मित्रों राहु को पहले 7वें घर में एवरेज फल देने वाला कहा गया है और तीसरे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें घर में ये अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 12वें घर में राहु खराब फल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से राशियों में भी ये यदि पहली, 5वीं, 9वीं, 8वीं और 12वीं राशि में ये बैठते हैं तो इनके खराब परिणाम होते हैं और दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं, 10वीं, 11वीं राशियों में यदि राहु बैठते हैं तो इनके अच्छे परिणाम होते हैं। ठीक इसके विपरीत केतु जो है वो पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें घर में बैठने पर खराब फल देते हैं और पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वीं राशि में बैठने पर खराब फल देता है। तो मित्रों इस प्रकार से इन्हें परिभाषित किया जाता है। कुल मिलाकर चूँकि इनकी हमारी जन्म कुंडली में कोई राशि नहीं होती है, अन्य ग्रहों की राशियों पर ही इनको अधिकार दिया गया है। अर्थात यदि राहु वृष राशि में बैठे हों, कुछ विद्वान मिथुन राशि में भी, वृष और मिथुन में विद्वानों में आपस में थोड़ा सा मतभेद भी है, लेकिन दोनों ही राशियों में राहु अच्छे परिणाम देते हैं, तो इन राशियों में राहु को उच्च का ग्रह माना जाता है। केतु इसके विपरीत वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं और इनके विपरीत एक दूसरे की राशियों में ये नीच के परिणाम उत्पन्न करते हैं। केतु को जन्म कुंडली में धर्म ध्वजा कहा गया है। केतु यदि 11वें में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है तो मित्रों अपने आप में बहुत शुभ और बहुत अच्छे परिणाम उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आप समझें कि केतु को जन्म कुंडली में कुजवत कहा गया है, अर्थात केतु के जो परिणाम होते हैं जन्म कुंडली में वो मंगल की तरह से अपने परिणामों को उत्पन्न करता है और राहु जो है उन्हें शनिवत कहा गया है, अर्थात वो शनि की तरह से अपने प्रभावों को उत्पन्न करते हैं। राहु और केतु मित्रों जन्म कुंडली में एक चीज़ से और परिभाषित की जाते हैं तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि ग्रहण दोस्तों इनके कारण लगता ही है, किंतु मित्रों जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष इन्हीं के कारण बनता है, उसे कहते हैं पितृदोष। सामान्यतया पितृदोष जो है वो 9वें भाव से बताया गया है कि यदि 9वें भाव में राहु और उसके सामने अर्थात तीसरे भाव में केतु विराजमान हो और इसके बीच में बाकी ग्रह आ जाएं, तो मित्रों इसे पितृदोष कहते हैं। कुछ लोग राहु केतु के द्वारा ही पितृदोष के अलावा जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नाम का भी दोष जो है, कुछ लोग उसे योग कहते हैं, कुछ लोग उसे दोष कहते हैं। काल सर्प दोष जो है उसे भी मानते हैं। उसमें भी मित्रों यही होता है कि हमारी जन्म कुंडली के बाकी सभी ग्रह अर्थात राहु केतु को छोड़कर जो बाकी 7 ग्रह बचे हुए हैं, यदि वो सब राहु और केतु के बीच में सिर्फ एक साइड में एकत्रित हो जाते हैं तो वो काल सर्प दोष कहलाता है। ये अलग बात है कि ये करीब 280 से या 284 के लगभग जाके बनते हैं और उन सभी काल सर्प दोषों का अलग अलग वर्णन किया गया है, अलग अलग प्रभाव, अलग अलग हानियाँ उनकी बताई गई हैं और फिर उनकी मीमांसा करने के पश्चात विद्वानों ने उनकी चिकित्सा, उनके लिए उपाय भी बताए गए हैं। मित्रों राहु और केतु अपने आप में छाया ग्रह अवश्य हैं, किंतु आप ये समझें कि यदि जन्म कुंडली में, जातक की जन्म कुंडली में इनकी स्थिति शुभ है तो ये शुभ परिणाम वाले, और यदि खराब है
और यदि युति इनकी अच्छी नहीं है तो बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। मित्रों, राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम कई बार इस प्रकार से जान सकते हैं कि मान लीजिए किसी जातक का जीवन सामान्यतः समान रूप से अबाध गति से चल रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है, किंतु अचानक ही उसके जीवन में कोई बड़ी घटना घट जाती है जो बड़ी विषम परिस्थितियों को लिए हुए है, विपरीत स्थितियों को उत्पन्न कर देती है और उसे जान का, माल का, स्वास्थ्य का, अचानक राजदंड का अचानक कोई परेशानी खड़ी हो जाती है और उसे हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में विद्वान लोग जन्म कुंडली में सिर्फ 3 ग्रहों की स्थिति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, शनि, राहु और केतु। अर्थात जन्म कुंडली में इन्हें हम ये कह सकते हैं कि अचानक परिणामों को उत्पन्न करने वाले ये ग्रह कहे जाते हैं। मित्रों, राहु केतु के बारे में काल सर्प दोष और पितृदोष नाम से हमने अलग से भी एक एपिसोड बनाया हुआ है। इसकी विस्तृत चर्चा उस एपिसोड में हमने की हुई है। आप हमारे उस चैनल में जाके उसे सर्च कर सकते हैं और उसे बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं और इनके बारे में जो अन्य बातें हैं वो जान सकते हैं। वहाँ हमने इनके उपाय और चिकित्सा भी बताई गई है। फिर भी सामान्य रूप से अगर राहु केतु परेशान कर रहे हों तो गरीबों की, अपंगों की, अपाहिजों की, कुष्ठ रोगियों की हमें मदद करनी चाहिए। केतु के लिए काला सफ़ेद कंबल दान करना चाहिए। और राहु के लिए मित्रों, आप ये समझ लें कि जो जौ हैं उन्हें जो है दूध में चांदनी रात में भिगोकर और 1 चुटकी जौ लेकर रोज़ हमें जल प्रवाहित करनी चाहिए 43 दिन तक। इस प्रकार से भी राहु दोष में लाभ मिलता है। राहु और केतु के जो वैदिक मंत्र हैं उनकी भी जाप कराए जा सकते हैं और अमावस्या के दिन पीपल की उपासना, पीपल की पूजा करने से भी राहु केतु के दोष शांत होते हैं। और लाल और काली दोनों प्रकार की चींटियों को अगर आटा, खांड मिश्रित या बूरा मिश्रित आटे से हम चींटियाँ जिमाएँ तो उससे भी हमारे राहु और केतु शांत होते हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ इस संक्षिप्त परिचय राहु केतु के बारे में हमने बताया है, यह आपको अच्छा लगा होगा। विस्तृत इसको आप हमारे उस चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो कार्यक्रम हमारा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। मित्रों, नमस्कार।